हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे। जैसा कि देख रहे थे, ईएमआई का बहुत सारा प्रॉब्लम हम कर रहे थे। तो ईएमआई का एक और प्रॉब्लम आया, लेके हम आए हैं। ये जो प्रॉब्लम है, आईआईटी 1995 में ये क्वेश्चन पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें एंगुलर मोमेंट, एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड आपको लग सकता है। हालांकि ये जो इस टाइप से लिखा गया है, तो ये जो है एकदम पूरा बोरिंग क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। बस टाइम पास के लिए ये सब लिख दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इस टाइप का हम बस 1-2 मिनट में इसको हम एक बार बस पढ़ के सुना देते हैं कि किस टाइप का लैंग्वेज यूज करता है। बस वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट के इतने सारे प्रॉब्लम हम किए हैं इसी सीरीज में। जब हम 12th पार्ट का सारे चीज को हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन नॉट ए बिग डील या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये आप समझ सकते हैं और बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और जैसा कि इसका लैंग्वेज देख के आधा लड़का तो इस टाइप के प्रॉब्लम को छोड़ देगा, इतना बड़ा ये क्या लिख दिया। अबे ये यही लिखा है जो यहाँ पे मेंशन है। ये फिगर से ही आपको आधा चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है एलआर सर्किट है। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम एलआर सर्किट पे डिटेल एनालिसिस किए हैं। तो आई थिंक कि आपको वो समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ बड़ा चैलेंज है नहीं, ये बस इस टाइप का नौटंकी लिखा गया है जिससे लड़का कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दे। इसीलिए इस टाइप का लैंग्वेज यूज किया जाता है कि लैंग्वेज में ही आप उलझ के रह जाए और मेन प्रॉब्लम तक आप पहुंच भी नहीं पाए। तो ये लैंग्वेज इस टाइप का लिखा गया। तो इससे पहले हम कौन सा चैप्टर देखे थे? पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि हम पहले इसमें हम डाल चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और ईएमआई, एसी, ये सारे चैप्टर को हम चैप्टर का हम एक एक प्रॉब्लम, नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो बच गया होगा या जो हमसे छूट गया होगा। और अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि कौन सा ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका कंसेप्ट शायद हम एनालिसिस नहीं कर पाए हों या जिस शायद हमसे छूट गया हो। तो उसमें उसको हम अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। हालांकि आपका सारा पार्ट 12th पार्ट के व्यू से अगर हम देखें, 12th पार्ट ऑफ व्यू से, तो हम सारे चैप्टर को कवर किए। पूरा मैग्नेटिज्म को हम कवर किए हैं इसमें। और मैग्नेटिज्म करके करीब करीब उससे रिलेटेड करीब करीब 10-12 वीडियो उसका सेपरेट होगा। ईएमआई का 10-12-13 वीडियो तो खाली इसका सेपरेट होगा। बाकी हम एसी देखें और इलेक्ट्रोस्टैट देखें, कैपेसिटर का भी बहुत सारा होगा। और जो बच गया है तो इस सीरीज में आई होप कि 10-15 दिन में ये सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 12th वाले मतलब 11th वाले पार्ट पे हम फिर फोकस करेंगे, जैसे रोटेशन, एसएचएम, ग्रेविटेशन और सर वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, ये सब जो चैप्टर है इस पे हम आएंगे। फिर एक बचा हीट, दूसरा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और लास्ट में थर्मोडाइनमिक्स। तो इतना सारा को कवर करके हम सारे प्रीवियस ईयर में जितना कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए कोई भी प्रॉब्लम का, तो आप नया कुछ, क्योंकि आईआईटी हमेशा नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो कुछ भी फ्रेम करे, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा आपका तो आप उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो वो सीरीज जो चल रहा है उसके सारे वीडियो देख लीजिए जिससे आपका पूरा 12th पार्ट कवर हो जाए। और बाकी हम 11th पार्ट के लिए आगे सीरीज हम लाएंगे, तो जिससे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप का लैंग्वेज जान के यूज किया जाता है जिससे आप कंफ्यूज कर जाए। और मेन प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आप ये अगर हम इस टाइप की थ्योरी को नहीं भी पढ़े ना, तो भी बात समझ में आती है कि ये आपका क्या है, इंडक्टर है। अब यहाँ पे एक लाइन यूज कर देगा, एन इंडक्टर विथ, अब ऐसा यूज करेगा, एन इंडक्टर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर। अब वो ऐसा नहीं लिखे तो भी तो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि एक इंडक्टर है और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है।
और ये आपका सिंपल सा बात है, स्विच है। अब एक बार स्विच क्लोज करेंगे, एक बार स्विच ओपन रखेंगे। अब ये देखिए क्रॉस है, यानी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो है, जो कि थीटा एंगल पे है, अब यहाँ थोड़ा सा समझ है, ये एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इसका ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, इतना तो आपको इजीली वे में समझ में आ गया, बिना ये थ्योरी पार्ट पढ़े हुए भी इतना आपको क्लियर हो गया कि ये स्विच जो है इनिशियली क्या है, इनिशियली आपको ये दिख रहा है ओपन है, फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट बनेगा। अब बिना इतना पढ़े, इतना नॉलेज तो आपको आ गया कि फिगर में ये एक इंडक्टर है, उसका ये रेजिस्टेंस है, तो ये एलआर सर्किट का प्रॉब्लम आपको क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इतना भी आपको समझ में आ गया कि इस प्लेन में अगर कुछ रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब किधर लगेगा, अब हम इसमें ये देखेंगे। तो वही क्वेश्चन, क्योंकि ईएमआई का जब भी क्वेश्चन हो तो एक ही क्वेश्चन इसमें क्रिएट ही होता है कि आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही पूछा है कि आप बताइए कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली वही चीज बिना थ्योरी पढ़े भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि अब ये इतना बड़ा थ्योरी पढ़ते हुए आधा कंफ्यूज कर जाएगा, जिससे आप ध्यान से देखिए, बिना थ्योरी पढ़े भी तो हमें यहाँ तक समझ में आ गए। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मजे मजे के लिए थोड़ा सा वो भी पढ़ लेंगे। और पहला पार्ट क्या पूछा है आपसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जितना हम ईएमआई का क्वेश्चन करवाए हैं, जितना भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसमें सब क्वेश्चन में बस एक ही चीज पूछा जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो और वही पूछ रहा है आपको, बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस टर्मिनल के बीच में क्या होगा। ठीक है, क्या होगा हम बाद में देख लेंगे। और कह रहा है कि अब स्विच को क्लोज कर दीजिए, पहले आपका ओपन था, अब इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, क्लोज कर लेंगे तो लास्ट में हम इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि करंट का एक्सप्रेशन बताइए, और वो भी टाइम के साथ। तो ध्यान से देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि आप बताइए कि पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको आ गया, उसका रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हमको करंट नहीं आ जाएगा। सिंपल सा बात है कि अगर हमको आई आ गया, मतलब वी आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V बराबर आई आर होता है, तो V को R से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगा। यानी कि अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट तो वैसे भी आ जाएगा, तो सेकेंड पार्ट वैसे भी डील हो जाएगा। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि टाइम, अब टॉर्क बताइए, टॉर्क बताइए टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड। अब इसका स्पीड कांस्टेंट रहे। और लास्ट में, तो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, टॉर्क हम लास्ट में निकाल लेंगे। अब ध्यान से जो टॉर्क क्या है, तो हम फोर्स निकाल लेंगे कि ये किस फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम टॉर्क निकाल लेंगे जिसके वजह से ये रोटेट करे, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करे। तो वो देख लेंगे। आप कोई भी सर्कल में मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब थीटा एंगल बना रहा है तो एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, तो थोड़ा सा रोटेशन भी है इसमें। हालांकि रोटेशन आप नहीं भी अगर उतना पढ़े हो तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बस ये कुछ इस टाइप से लिखने का एज सच बस बोरिंग बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बोरिंग बनाने के लिए ये सब आपको यूज किया गया। आइए हम देख लेते हैं क्या है। ए मेटल रॉड पहले यूज किया है, एक मेटल रॉड है जिसका मास m है। चलो कोई बात नहीं। तो एक मेटल रॉड है, ये आपका O है, सेंटर है तो O, और ये आपका हो जाएगा A। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो है OA जो है रॉड है, आपको इसमें मेंशन किया है कि ये जो है एक मेटल रॉड है। ए मेटल रॉड ऑफ मास स्मॉल m, यानी इसका मास क्या है आपका स्मॉल m है, और इसका जो रेडियस है यानी इसका जो लेंथ है वो क्या है r है। चलो कोई बात नहीं, इसका रेडियस हम l ले लिए। और इज केप्ट टू रोटेटिंग, अब इसको रखा गया है कि रोटेट करें। तो एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है r है, और उसका मास m है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि एक मेटल रॉड है, मास m है, और उसका रेडियस यानी उसका लेंथ l है। इज केप्ट टू रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर
स्पीड दैट इज ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी सर्कल में मूव करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये अगर एंगल से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और वो आपको ओमेगा दे दिया हुआ है, यानी कि ये एंगुलर स्पीड है, इसीलिए इसको। अब ध्यान से देखिए, v बराबर, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, mv²/r। ये आपका हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पे क्योंकि वो एंगल से रोटेट कर रहा है तो वो क्या हो गया, एंगुलर स्पीड। चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक क्या आया आपका कि एक रॉड है जिसका लेंथ l है, मास m है, वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन वर्टिकल अबाउट ए हॉरिजेंटल एक्सिस। किसके अबाउट, तो आपको दे दिया हॉरिजेंटल एक्सिस। अब हॉरिजेंटल एक्सिस कौन हुआ, ये आपका हॉरिजेंटल हुआ, ये आपका वर्टिकल हुआ। तो ये जो हुआ ये हॉरिजेंटल हुआ और ये हो जाता है वर्टिकल, यानी एक्स एक्सिस जो हुआ आपका वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल। यानी हॉरिजेंटल के साथ जो है क्या बना रहा है, वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और उसका एक एंड जो है रोटेट कर रहा है और एक एंड जो है वो क्या है, फिक्स है। तो ये आपको दे दिया। फ्री एंड जो है वो ए है, वो दिख भी रहा है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, और ये आपस में इस टाइप से रोटेट कर रहा है। तो ये बात समझ में ये आता है कि एक एंड को जब फिक्स करेंगे तभी वो रोटेट कर पाएगा, दोनों एंड को अगर फिक्स कर दीजिएगा तो रोटेशन नहीं होगा। तो एक एंड को हम फिक्स कर दिए, वो एंड आपका ए है। कांस्टेंट स्पीड था और वो वर्टिकली इस टाइप से रोटेट कर रहा था, और वो एंगल किसके साथ बनाएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ। तो अब फ्री रोटेट कर रहा है, और हाँ यहाँ पे क्या है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेंगे। तो अरेंज टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि इसको स्लाइड कर रहा है और विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को नेग्लेक्जिबल, विदाउट फ्रिक्शन तो कभी हो नहीं सकता है कि कोई रोटेट करे। यहाँ पे उसका वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द फिक्स कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग इन द सेम प्लेन दैट रोटेशन। अब ध्यान से देखिए, अब ये जब रोटेट करेगा तो ये कैसा रोटेट करेगा, रिंग टाइप। अब ध्यान से देखिए, दो चीज होता है, एक रिंग और एक डिस्क। तो ये किस टाइप से रहेगा, यानी इसका जो मास है, ये यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि इसका जो मास है वो किस टाइप का रहेगा, रिंग का। यानी मास जो रहेगा वो आर, यानी कि जो इसका लेंथ है आर डिस्टेंस पे होगा, यानी कि मास जो है, मास का एक्यूमुलेशन वो उसके आर डिस्टेंस पे ही होगा। तो मास यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। तो ये यहाँ से क्या कह रहा है कि ये डिस्क की तरह नहीं करेगा कि इसका मास टोटल सरफेस एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि ये जो रोटेट करेगा वो किस टाइप से रोटेट करेगा, कंडक्टिंग रोटेट करेगा। पहला वर्ड यूज किया है कि ये रोटेट कर रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर, तो आपको दिख ही रहा है। और रिंग टाइप, डिस्क टाइप नहीं, यानी इसका जो मास है वो कहाँ पे होना चाहिए, वहां से फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी कि इसका मास टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जबकि आपको बोल दिया कि एक रॉड है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मास क्या है, समझिए कि रिंग की तरह ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, इन सेम प्लेन, यानी कि सेम प्लेन में है। दैट ऑफ रोटेशन ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब यहीं तक गेम था। उसके बाद क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट आपको दिख भी रहा है, और वो है परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, इनटू है यानी अंदर है, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो क्या कह रहा है, इनटू द प्लेन, यानी उस प्लेन के अंदर। यानी कि ये इस टाइप से अगर रोटेट कर रहा है तो अंदर जाएगा, तो इसका रोटेशन किधर होगा, तो ये इनटू द प्लेन। यहां तक बोल दिया। अब कह रहा है कि इंडक्टर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एन इंडक्टर दैट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर connected through a switch S between O and C, ठीक है। इसको रोटेट करने के लिए O and C के बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट बताइए कि
इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंड पॉइंट में करंट, और लास्ट पार्ट में आपसे टॉर्क के बारे में पूछा है, जिसके वजह से इसका जो एंगुलर स्पीड है यानी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है वो मेंटेन रहे। ये आपसे पूछ रहा है कि कितना इसमें टॉर्क लग रहा है जिसके वजह से इसका जो एंगुलर स्पीड है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, वो मेंटेन रहे। तो कितना फोर्स इस पे लगते रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला पार्ट जो है बहुत बढ़िया पूछा है कि आप बताइए कि आपसे पूछ रहा है कि इन स्टेडी स्टेट, कभी ना कभी ये तो स्टेडी स्टेट अटेन करता है। जब हम ईएमआई बताते हैं तो क्या होता है, करंट चेंज करता है, तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब आप बात कर रहे हैं एलआर सर्किट का, तो एक पॉइंट आता है स्टेडी स्टेट। उसके बाद क्या होता है, करंट जो है बहना या घटना, मतलब बहना कम हो जाता है। तब क्या होगा, उस स्टेडी स्टेट में इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो कम हो जाएगा। तो आप बताइए, तो कह रहा है कि इन स्टेडी स्टेट टाइम डिपेंड ऑफ द टॉर्क टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ओमेगा ऑफ द रॉड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि मेंटेन रहे, यानी वह स्पीड जो है कम ना हो, यानी स्टेडी स्टेट आके भी इसका स्पीड कम ना हो, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो ये तीनों पार्ट इसमें अच्छा है आपका। पहला पार्ट आपसे वही इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन इसका कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ है, तो आप बताइए रोटेशन क्या होगा, यानी कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड करंट बताइए, उसका एक्सप्रेशन बताइए। तो ये आपका है। तो इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, आपको डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करते हैं। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इसका क्या, दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू आपको दे दिया है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम वैल्यू लें तो यहाँ पे हम क्या ले लें, यहाँ से dx x डिस्टेंस पे, और इसका थिकनेस जो होगा वो dx होगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, x डिस्टेंस पे, और उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dx होगा। तो यहाँ से अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो होता क्या है, VBL। ये हम पहले बता चुके हैं, मोशनल ईएमएफ, इसको हम वहां बताए थे, मोशनल ईएमएफ। V उसका वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है, उसका लेंथ है। तो ये आपका आ जाता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के टर्म में हम आपको बताए थे पहले। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ V जो है, V यहाँ V हो जाएगा, ये लीनियर वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे तो लीनियर वेलोसिटी है नहीं, यहाँ पे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, तो V होता है V बराबर ओमेगा इंटू आर। तो आपको जैसा कि पता है कि ये V क्या है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और ये आपका है एंगुलर, यानी एंगल से जब रोटेट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जब लिनियरली मूव करता है तो वो लीनियर वेलोसिटी होता है। सो लीनियर वेलोसिटी ये आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और आर क्या है, आर उसका रेडियस है, यानी कि जिस रेडियस में वो रोटेट कर रहा है। तो यहां से हम क्या लिए, एक एलिमेंट लिए हैं, यानी यहां पे क्या है, लेट या कंसीडर, लेट बी एन एलिमेंट, कंसीडर an element। तो एक एलिमेंट हम यहां कंसीडर किए, तो एलिमेंट एक हम कंसीडर किए हैं जो कि विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या ऑरिजिन, x डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन and whose thickness is dx। तो यहां से कितना डिस्टेंस पे हम ले लिए, x डिस्टेंस पे।
तो ध्यान से देखिए, यहां से x डिस्टेंस पे और इसका जो थिकनेस होगा उसको हम क्या ले लिए, dx ले लिए। तो मोशनल ईएमएफ के थ्रू हम निकालते हैं VBL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो DE मतलब उस एलिमेंट का ईएमएफ जो उससे प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, V दैट इज ओमेगा इंटू एक्स। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं। और उसका लेंथ क्या है उसका, तो लेंथ उसका हम ले लिए हैं dx, और उसका जो थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगा dx, यानी लेंथ जो है वो बहुत छोटा लेंथ ले लिए हैं तो उसी को क्या ले लिए dx। x डिस्टेंस पे है, या उसका आप थिकनेस समझिए या आप उसका एलिमेंट समझिए। तो dx क्या हुआ, स्मॉल लेंथ, यानी कि इसका जो लेंथ है बहुत छोटा सा हम लेंथ लेते हैं तो वो आपका क्या आ गया डी। तो एक क्या किया हम, एक कंसीडर एलिमेंट किए हैं, तो जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर करते हैं तो ओमेगा रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या बना रहा है x, और उसका जो थिकनेस है यानी उसका जो एलिमेंट है, जो भी आप समझिए, इसको थिकनेस समझिए या इसको एलिमेंट समझिए, उसका एलिमेंट्री लेंथ है ये, जो भी आप समझिए, जो आपका dx है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो de जो हो जाएगा e में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और ध्यान से देखिए x का लेंथ मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या होगा, तो मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ इसका हो जाएगा r, जो कि इसका इस रॉड का टोटल लेंथ क्या है, ये OA रॉड का मैक्सिमम लेंथ आपको L दे दिया हुआ, R दे दिया हुआ है। तो मिनिमम यानी x जो है मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम लेंथ इस रॉड का और मैक्सिमम लेंथ इस रॉड का क्या है, जो कि आपको r दे दिया हुआ है, यानी मैक्सिमम r और मिनिमम 0। तो ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी फील्ड जो है कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, मैं ओमेगा कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, बस फ्लक्चुएट क्या कर रहा है, यहां से डिस्टेंस फ्लक्चुएट कर रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा और बढ़ के मैक्सिमम r होगा और मिनिमम 0 होगा। तो यहां से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली आपको इजिली वे में आ गया, नोट, बस उतना आपको बस कंफ्यूज करने के लिए वो सब लेंदी पार्ट लिखा हुआ है। अब आपको देखिए डायरेक्ट यहां से आपका इंड्यूस्ड करंट आ गया, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, वहां से करंट भी हम ले आएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बस इसको बस इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या x और dx बचेगा, मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम दैट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड दैट इज r। तो यहां से अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा और b तो बाहर रहेगा और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, मैक्सिमम r मिनिमम 0। तो यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा इंटू बी r स्क्वायर बाई 2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, जो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो ये आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो 10 मार्क्स का है तो एक ही प्रॉब्लम तो नहीं पूछेगा, तो ये पार्ट 1 है आपका। और पार्ट 2 क्या कह रहा है कि आप बताइए करंट क्या होगा। तो करंट भी आपको पता है, एलआर सर्किट है, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही हम एलआर सर्किट पे किए हैं, तो वो प्रॉब्लम आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ से हम तो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे, तो क्योंकि हर क्वेश्चन में हम डिटेल हर बार तो हम नहीं उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो हम प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रेफरेंस ले लेंगे। तो वो वाला जो प्रॉब्लम है प्रीवियस लेक्चर में हम वही बताए थे एलआर सर्किट पे, तो हम डायरेक्टली हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट आपका बहुत क्लियर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था, एक एलिमेंट लिए वहाँ से x डिस्टेंस पे, तो v का वैल्यू क्या होगा, VBL मोशनल ईएमएफ
पे हम बेसिक लेक्चर ही लिए थे, तो VBL से, तो V क्या आ गया आपका, आ गया ये B तो कांस्टेंट है, और उसका लेंथ क्या है, यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि हम एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका लेंथ हम dx ले रहे हैं, और dx मैक्सिमम क्या हो सकता है, r, मिनिमम 0। बस बेसिक से इंटीग्रेशन की यहाँ तक पहुँच गए। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपको, इंड्यूस्ड करंट बताइए, स्टेडी स्टेट में क्या करंट होगा, तो क्या हो जाएगा। अब ये आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, वही आप कहे थे प्रीवियस जो लेक्चर में हम बताए थे वो जरूर देख लीजिए, उससे आपको डायरेक्ट क्लियर। करंट की बात करें तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, ये LR सर्किट है, तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में ही हम ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट बताए थे, तो उसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। तो हम बताए थे ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज आई नोट क्या होता है, पीक करंट या मैक्सिमम करंट, जो भी समझिए, मैक्सिमम करंट उस सर्किट में जो भी हो सकता है, या इसको हम पीक करंट, सबसे मस्त वर्ड है ये, पीक करंट, पीक वोल्टेज। AC जब बढ़ा रहे हैं तो पीक हम यूज करेंगे, पीक करंट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 के पावर माइनस e पावर t/τ। अब LR सर्किट में हम अभी बताए थे कि टॉ का जो वैल्यू होता है, टॉ दैट इज टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, L/R, बस वैल्यू रख दीजिए। अब आई नोट का वैल्यू हम कहाँ से ले आए, अब ध्यान से देखिए, ये आपका इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आ गया। अब इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आ गया तो इंड्यूस्ड करंट यानी मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम यूज करते हैं EMF/R। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको R पता है, EMF आपको पता है। अब इस EMF में हम किससे डिवाइड कर देंगे, ये R जो है ये रॉड का लेंथ है, याद रखिएगा, ये R जो है रॉड का लेंथ है, और ये कैपिटल R जो है इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। तो ये जो है स्मॉल r जो है उस रॉड का लेंथ है। तो यहाँ से आप करंट हमको निकालना चाहें तो बहुत आसान है, EMF आपको निकल गया। तो EMF अगर आ गया तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू है आपका आ गया, ये आपका इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू है, इंड्यूस्ड EMF that is equal to omega b into r²/2। तो यहां से हम निकाल लेते हैं पीक करंट, मैक्सिमम करंट इस सर्किट में कितना हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये रॉड है, इस टाइप से रोटेट करेगा, इस पॉइंट से होते हुए निकलेगा, C और D पॉइंट से होते हुए निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि इस टर्मिनल पे जब ये पहुंचेगा रॉड, तो अब आप बताइए C टर्मिनल पे पहुंचेगा तो O और C के बीच में यानी कि V जो है VC माइनस VO, ये जो है PD पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना था फर्स्ट पार्ट में, कि आप बताइए कि O और C के बीच में या O और D के बीच में, जिसके बीच में भी आप समझे, तो O और D के बीच में अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एक ये EMF जनरेट होगा। अब ध्यान से देखिए, EMF में हायर पोटेंशियल कौन सा बनेगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा बनेगा, इसके लिए हम सिंपल सा यूज करेंगे V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जब आएगा तो रोटेशन इसका इस टाइप से इधर वेलोसिटी होगा। अब दो ही चीज होगा, या तो ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये मूव कर रहा है यानी V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इधर थंब का डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स का डायरेक्शन हो, तो क्या होगा, इस टाइप से ये रोटेट करेगा। तो आप ऐसा भी समझिए कि ये जो है ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजेंटली आपको दिख रहा है, और ये वाई एक्सिस जो कि आपको वर्टिकली दिख रहा है। तो हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस है और ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है। ये जो रॉड है जिसका लेंथ आपको आर दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्लियरली पूछा था कि आप बताइए वी सी माइनस वी ओ के बीच में यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप या समझिए या पोटेंशियल डिफरेंस समझिए कि इसमें इसके रोटेट होने से यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटेट कर रहा है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्रिएट करेगा।
तो उसको हम इंटीग्रेट करके लाएं और वो आपका क्या आया, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय एल। और क्योंकि ये वीबीएल से भी हम लाते थे तो उसमें v जो होता था वो लीनियर वेलोसिटी था, अब ये एंगल में रोटेट कर रहा है यानी एंगुलर वेलोसिटी है, और उसमें जो लेंथ होता था वो l होता था, इसमें भी लेंथ आपका r है, तो यहाँ पे आप l भी लगा सकते हैं। अगर इसका लेंथ l होता तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाता, तो ओमेगा रहेगा b और l स्क्वायर बाई 2, और पहले क्या होता था VBL। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि यही फॉर्मूला तो है, कुछ भी नहीं है। अब ओमेगा को आप क्या रख लें, ओमेगा को लिख लें, अब ध्यान से देखिए V को हम लिख लेंगे V बराबर ओमेगा इंटू L। अब ध्यान से देखिए, अब जब ये लीनियर करे और जब ये एंगुलर करे तो कौन ज्यादा होगा, तो लीनियर ज्यादा होता है एंगुलर के स्पिन। अब ध्यान से देखिए क्यों, तो V बराबर अगर ओमेगा इंटू L रखें, बाकी तो सम सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ओमेगा L स्क्वायर इंटू बी। अब ये ध्यान से देखिए, ये आता जब ये b बराबर ओमेगा इंटू एल रखे, अब इससे हाफ आ रहा है, यानी कि जब ये सर्कुलेट कर रहा है तब जो इसका, तब ये जो मतलब अगर हम बात करें कि ईएमएफ जो क्रिएट कर रहा है वो कम कर रहा है, मतलब हाफ कर रहा है, इससे हाफ कर रहा है ना। ऐसे कितना करना चाहिए, v बराबर अगर हम ऐसा समझे कि ओमेगा इंटू आर है, तो अगर तो इसमें क्या है कि इसका जो v बराबर ओमेगा इंटू एल, तो इस पॉइंट पे ये है जब इसका रेडियस l हो, कभी कभी इसका रेडियस 0 भी होगा, तो 0 हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इसका ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये जो आया ये आपका आया टोटल ईएमएफ, क्योंकि हम इंटीग्रेट किए हैं सारे पार्ट का, तो ये एक पॉइंट का आया, और वो ये किस पॉइंट का आया, ये टोटल हम इंटीग्रेट करके आए। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए कि जब ये एंगुलर स्पीड में मूव करे तब हम VBL नहीं यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, ओमेगा L स्क्वायर इंटू बी बाई 2। तो ये कब होता है, जब वो थीटा एंगल एक्सेलरेशन से मूव करे, तब आप उसका बताइए कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। तो ये आपका पोटेंशियल VC माइनस VO समझिए, या VD माइनस VO के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि आप बताइए करंट, तो अब करंट निकालना आसान है, रेजिस्टेंस आपको ईएमएफ पता है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पीक करंट। जबकि आपसे पीक करंट नहीं पूछा है, ग्रोथ ऑफ करंट पूछा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट पे हम एकदम पार्टिकुलर उसी पे ही हम क्वेश्चन करवाए थे, तो वो आप जरूर देख लीजिए। तो बाकी हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं पीक करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पीक करंट अगर हमको चाहिए तो हमको क्या चाहिए, पीक वोल्टेज भी उसके लिए चाहिए, जो कि आपको पता है पीक वोल्टेज का वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के, अब इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल यानी CO पॉइंट के लिए तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वो रोटेट ही तो नहीं कर रहा है ना, तो उसका रेडियस 0 हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपका क्या देखेंगे, तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा इस पार्ट का आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जितना भी आता है ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल नहीं आता है, क्योंकि पोटेंशियल तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि हर का रेडियस अलग अलग रहेगा, तो पोटेंशियल हम किसी पॉइंट का, तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये आपका आ रहा है PD, यानी O और C के बीच में PD। तो यहां से पीक करंट आएगा, तो पीक वोल्टेज आपका क्या आ गया, ओमेगा B L स्क्वायर बाय 2। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, उसके रेजिस्टेंस से, दैट इज R। अब इसका लेंथ को हम L ले लेते हैं, सपोज दैट L, क्योंकि दोनों R एक दूसरे से कंफ्यूज कर जाएगा, तो L हम ले लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि इसका जो लेंथ है इस रॉड का हम L ले लिए, R ने रखे हैं। तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा B L स्क्वायर बाय 2R। तो ये आपका आ गया क्या, पीक करंट। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ करंट की, कि इसमें किस रेट से करंट ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये तो इंडक्टर है ना, इसमें ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, ये वाला क्वेश्चन तो बनता है इसमें। तो इसमें पीक करंट है, तो पीक करंट के जगह पे हम वैल्यू रख देंगे, और बाकी आपका क्या है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए t=0 पे, और आपको कहेगा कि दो टाइप का क्वेश्चन, एक तो t=0 पे, और एक कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम,
आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी दो टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद बताइए इसमें कितना करंट होगा, और एक पूछेगा कि आप t इक्वल टू यानी इनिशियली उसमें कितना करंट होगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन इसमें क्रिएट है और दोनों टाइप का हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ करंट में हम क्या निकाल लिए, पीक करंट का वैल्यू निकाल लिए, और पीक करंट का वैल्यू अगर निकल गया तो हम उसके हर एक पॉइंट पे करंट निकाल लेंगे। तो अगर हम निकाले करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर में अगर हमको करंट निकालना है दैट इज आई नोट, तो आई नोट का वैल्यू हम ये रख लेंगे, आई नोट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ। अब टॉ का भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2r 1 ई का पावर टी को टी ही रखेंगे। जब अब ध्यान से देखिए टी बाई टॉ, अब टॉ का वैल्यू क्या रखेंगे, एल बाई आर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आर बाय एल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो जब इसमें आपका बात करेगा कि t इक्वल टू 0 पे बात करें, t इक्वल टू 0 पे इसमें करंट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो किसी के भी पावर 0 तो वैल्यू 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पे ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट शुड बी 0। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो ध्यान से देखिए कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियली यानी कि ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज किस रेट से करेगा, ये इस रेट से करेगा एक्सपोनेंशियली। तो t इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 दैट शुड बी 0। लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट रीचेज इट्स स्टेडी स्टेट देन द करंट इन दिस सर्किट दैट विल बी, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, after a long time or it's a steady state, it attain its a steady state, it attain its steady state, a steady state। जब ये steady state को attain कर लेगा तब ध्यान से देखिए, तब इसका ऐसे यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी के भी पावर 0 दैट इज 1, देन t इक्वल टू 0 पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे कि ये मैक्सिमम हो जाए यानी कि ये, तो आई नोट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ, तो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा जब हम बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टाइम पे रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, तब इसमें आपको क्या मिलेगा, ये वाला। तो ध्यान से देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली इसके पास 0 करंट है, उसके बाद यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि ये बात जो हम कर रहे थे ग्रोथ ऑफ करंट की कर रहे थे, डीके ऑफ करंट की नहीं। तो जब ये लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, यानी कि ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, टॉ का वैल्यू हम क्या रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा आर बाय एल। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप समझें तो ई का पावर माइनस एल बाय आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर बाय एल इंटू टी। तब ये आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि टी अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये भी टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये भी आप समझिए कि ये वाला टर्म आपका बड़ा हो जाएगा, इस पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए ये 1 अपॉन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लिमिट वाला थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी सो दिस होल सिस्टम टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ऐसा समझिए कि अगर t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये पूरा सिस्टम इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट शुड बी 0। अब ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे आपको क्या है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो 1 अपॉन होगा, कुछ भी होगा। तो क्या हम कर रहे हैं, t को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन दिस होल टर्म शुड बी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि
सिंपल सा बात है कि ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि वो नीचे आएगा, पावर है ना, नेगेटिव पावर है तो ये नीचे आएगा। तो ये अगर ये पूरा सिस्टम इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/infinity दैट शुड बी 0, देन दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज टेंड टू 0। अगर ये टेंड टू इन्फिनिटी है यानी कि लॉन्ग टाइम को हम क्या यूज करते हैं, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लेट टाइम में, बहुत मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्फिनिटी समय कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टेंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब 2-4 हज़ार साल के बाद ये स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में बात जब किया रहे तब हम वहाँ पे इन्फिनिटी या 0 टेंड करते हैं। तो किसी के रिस्पेक्ट में हम जब बात करें तो उसके मतलब कि आफ्टर 1 आवर जब ये अटेंड करता है इसका स्टेडी स्टेट, यानी टॉर्क का वैल्यू 1-2 सेकेंड हो, उसके रिस्पेक्ट में 1 घंटा तो इन्फिनिटी की तरह ही वर्क करता है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि 2-4 हज़ार साल बाद ये अपना स्टेडी स्टेट को अटेंड करेगा, नहीं, 1 घंटा भी इसके लिए लॉन्ग टाइम ही होगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन दिस t tends to infinity, see all the system tend to infinity, then whole system tend to infinity, then this total term becomes 0. So this is 0, then you will get the result that is omega b l square by 12. ये कब करेगा, at its steady state, at its steady state। तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट में। ये इसका जो वेलोसिटी है यानी कि जो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है यानी रोटेट कर रहा है, वो कांस्टेंट ही रहे, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहे, मेंटेन रहे। कितना टॉर्क हम इस पे लगाएं, तो आप ऐसा समझिए कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट आपसे कुछ ऐसा कह रहा है कि इस पे हम कितना टॉर्क लगाएं। अब ध्यान से देखिए ये किस किस वजह से ये रुकने का कोशिश करेगा। फ्रिक्शन से तो ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको कौन रोक सकता है। तो इसमें 2 टाइप का है, एक तो इसमें करंट पास करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट लॉस होगा। तो फर्स्ट एक है आपका हीट लॉस के वजह से ये क्या होगा, रोटेट करना बंद करेगा, एक तो हीट लॉस है। और दूसरा इसका मास भी तो है, इस रॉड का मास भी तो है, तो मास के वजह से भी ये इसका रोटेशन के फर्क पड़ेगा। तो यानी कि 2 चीज है जो इसको रोटेट होने से रोकेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इसका, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इसका रोकेगा 2 वजह से। एक तो इसका एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये रोटेट करेगा नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्रिक्शन को तो हम नेग्लेक्टेबल पहले हम ले लिए, यानी कि फ्रिक्शन शुड बी नेग्लेक्टेड। तो पहले हम लिख देते हैं फ्रिक्शन शुड बी नेग्लेक्टेड, यानी कि ये रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपसे क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है। तो अब 2 ही चीजें, हीट लॉस तो होगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा तो हीट लॉस तो होना ही है। और हीट लॉस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं I² RT। अब आपसे कह रहा है कि ये हीट लॉस के लिए, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए टॉर्क जो इसके कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करें विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है dp विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विच इज अ फंक्शन ऑफ टॉर्क which is function of टाइम, वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि उसमें हमको टॉर्क लगे और वो क्या होगा, मतलब टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा I² RT। ऐसे होता है I² RT, और अगर टाइम का फंक्शन वो है ही तो टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा। तो इतना हमको चाहिए। तो I का वैल्यू तो हम देख लिए थे, I का वैल्यू आपका क्या आया था, ओमेगा L²
B/2। तो ये आपका आया था, इतना आपका आया था ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो करंट आया था, तो इसका स्क्वायर और इनटू रेजिस्टेंस R। तो ये आपका आ जाएगा हीट लॉस। इतना हीट लॉस होगा, इसमें करंट मूव करेगा तो हीट लॉस आया, तो हीट लॉस का वैल्यू आपका आ गया I, जो कि करंट आया। तो करंट कैसे लाए थे, ओमेगा L स्क्वायर B/R, R से डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो ये करंट आ गया। ये ईएमएफ आया था, इसको डिवाइड कर दिया तो ये करंट आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया हीट लॉस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे L का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 4 हो जाएगा और सिर्फ R बचेगा। तो ये आपका आ गया क्या, एक टॉर्क तो इतना लगना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक तो फर्स्ट वाला टॉर्क आपका आ गया, और ये किस सेंस में लगना चाहिए, ACW, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो एक तो आ गया कि हीट लॉस के वजह से इसमें हीट बहुत सारा रिलीज होगा, जिसके वजह से ये अपना कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब दूसरा कौन सा वजह हो सकता है, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें मास भी लग रहा है, तो नीचे इसमें इसके वजह से mg भी लगेगा। अब उसके वजह से भी तो दिक्कत होगा कि इधर में आएगा तब तक, जब यहाँ से रोटेट करेगा, जब इसमें हम इस टाइप से रोटेट करवाएंगे तो यहाँ तक जब पहुंचेगा तो मास तो नीचे लगेगा, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा और वो mg नीचे लगेगा। तो जब ये इधर आ रहा होगा, यानी जब नीचे आ रहा होगा तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तब नीचे mg और फोर्स ऊपर, तो आपको एक टॉर्क की जरूरत हो। ये आपका समझिए कि टॉर्क, अगर फर्स्ट टॉर्क है इसका वैल्यू आपका ये आ गया, अब दूसरा टॉर्क यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, ताकि वो किसके खिलाफ, वो mg को बैलेंस करे, तो बैलेंस इट्स mg। अब ध्यान से देखिए, टॉर्क लगता कहाँ है, मास, इसको सिंपल सा बात है, इसका लेंथ r है, तो इसके r/2 डिस्टेंस पे इसका हम क्या ले लिए हैं, ये आपका हो जाएगा, ये अगर टोटल l है तो ये आपका क्या हो जाएगा, l/2। तो mg नीचे लग रहा है, और mg चाहेगा कि जब नीचे आ रहा है तब तो ठीक है कि इसको इसी से रोटेट करें, यानी जब नीचे आए तो हायर वेलोसिटी हो जाए, और जब ऊपर जाए तब वेलोसिटी कम हो जाए, क्योंकि ध्यान से देखिए ये ऊपर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, mg भी नीचे, टॉर्क भी नीचे, तो इसके वजह से यहाँ पे हाई वेलोसिटी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जबकि आपको रखना क्या है, कांस्टेंट ही रखना है। तो एक तो हीट लॉस के वजह से आया, तो वहां पे हमें काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम उतना टॉर्क लगाएंगे जिसकी वजह से ये बैलेंस रहेगा। अब ध्यान से देखिए, जब नीचे आ रहा है तब तो ठीक है, mg भी नीचे, आना भी नीचे चाह रहा है, तब इसका वेलोसिटी तेज हो जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो mg नीचे, तो एक यहाँ भी दिक्कत है, तो mg लग रहा है और ये लग कहाँ रहा है, r/2 यानी कि l/2। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे लगेगा, और क्या है, अब इसका अगर यहाँ पे इसको थीटा लें तो ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क दैट इज r×f, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है कितना, mg लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है, या यानी ये अगर थीटा है, तो यहाँ से अगर ये आपका mg है तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसको पी ले, और ध्यान से देखिए इसको हम जूम करें तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को, इस ट्रायंगल को अगर हम जूम करें तो कुछ ऐसा बनेगा। तो mg नीचे लगा, ये आपका एंगल थीटा है, इधर नीचे mg लग रहा है, ये जो है आपका टोटल r/2 हो जाएगा, या इसको l/2 ले लेते हैं, ये आपका क्या है, l/2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर हम यहाँ cos थीटा लेते हैं
चलिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, फोर्स तो इधर लग रहा है ना, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स नीचे लग रहा है mg, और उस फोर्स का इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इस टाइप से रोटेट इसका कराना चाहेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा, नीचे mg, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ से भी आपको क्लियर दिखेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए, इसको अगर p ले लेते हैं यानी x ले लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें cos थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बाय l/2। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा l/2 cos थीटा। क्योंकि क्या होता है, टॉर्क जब भी हम यूज करते हैं, अब इसके सेंस में आप कैसे यूज किए, तो सिंपल सा बात है, जितना लग रहा है उसके अगेंस्ट हम लगा देंगे। अब कहाँ लगाएंगे, तो क्या है, उसके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगाएंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसमें भी हम क्या यूज किए, हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये भी होगा नीचे mg, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला आपको चाहिए कि नीचे फोर्स लग रहा है इधर, और वहां से हमको क्या चाहिए, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स। ये ध्यान से देखिए, ये भी नीचे लगा रहा है, mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, और इस O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो क्या हम लेंगे, ये थीटा, ये l/2, तो इसमें आप cos थीटा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि जहां भी फोर्स लगे, और जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क अलोंग, टॉर्क एट फिक्स पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, टॉर्क जब भी हम ले रहे हैं टॉर्क एट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। तो जब भी हीट लॉस हम देख रहे हैं, तो हीट लॉस किसके अबाउट ले रहे हैं, तो हीट पूरा सर्किट में होगा, तो हीट लॉस हम ले रहे हैं किसके अबाउट, टॉर्क जब भी हम निकाल रहे हैं तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो टॉर्क हम निकाल रहे हैं सेंटर के अबाउट। तो ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस भी तो इस पॉइंट का फोर्स लग रहा है mg, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से हम लेंगे, तो O पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो फोर्स लग रहा है इधर mg, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या करेगा, r के बराबर, यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स नीचे mg लग रहा है, अब ध्यान से देखिए, वो l/2, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, l/2 cos थीटा। तो ध्यान से देखिए, इस ये भी लगेगा, तो इसको भी हम यूज करेंगे ACW के सेंस में, क्योंकि ये क्या चाहेगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाहेगा। तो एग्जैक्टली इतना ही फोर्स हमको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, थीटा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। तो ये आपका आ जाएगा, एक टॉर्क यहां से आपका आया, एक टॉर्क यहां, और बाकी फ्रिक्शन से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दो ही चीज है जो इसको, इसके वेलोसिटी को कांस्टेंट होने से रोक रहा है। एक तो सर्किट में करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से हीट लॉस होगा, और हीट लॉस किसी एक पॉइंट पे तो हो नहीं रहा है, ताकि हम ये देखें, क्योंकि mg तो किसी एक पॉइंट के अबाउट लगता है, वो उसके सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, टोटल लेंथ इसका l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये आपका cm हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। तो जब भी हम लेते हैं तो COM के अबाउट लेते हैं। हीट लॉस तो पूरा सर्किट में हो रहा है ना, तो अब ये देखिएगा कि टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं हम क्या कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हीट लॉस में तो रिलीज हो रहा है ना, ये इतना हीट लॉस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये भी तो इसको रोकने का कोशिश करेगा। तो एक टॉर्क यहां से आया और एक टॉर्क यहां से आपका आ गया। अब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा जब टाइम का फंक्शन हो तो क्या हो जाता है, थीटा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, थीटा क्या होता है, अब ऐसा समझिए, एस बराबर जब VT आप यूज करते हैं, एग्जैक्टली जब ये एंगल से मूव करता है, तो हम जैसे आप एस बराबर VT यूज करते हैं,
कि जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो उसको वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी होता है तब हम वहाँ लिखते हैं थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू टी। तो एक टॉर्क आपका mg की वजह से, दूसरा हीट लॉस। तो नेट टॉर्क टू मेंटेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एक टॉर्क ये आपका आ जाएगा टाउ 1 और टाउ 2, दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू आपका क्या आया, ओमेगा स्क्वायर एल का पावर 4 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r प्लस, अब दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है इसीलिए प्लस, एक क्लॉक रहता है एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो माइनस, क्योंकि टॉर्क में अपना एक डायरेक्शन होता है, फोर्स एक डायरेक्शन होता है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए अगर प्लस कर रहे हैं यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अब ध्यान से देखिए mg की वजह से लग रहा है, तो mg को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, नीचे लग रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, ये टॉर्क mg इसको किधर रोटेट करवाना चाहेगा, सिंपल सा बात है, mg इसको किधर चाहेगा, क्लॉकवाइज सेंस में मूव करे, mg क्या है, इधर फोर्स लग रहा है तो mg इधर इसको रोटेट कराना चाहेगा। अब हालांकि अब इधर जब जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवाना चाहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर आगे जा रहा है तो ये नीचे लग रहा है, mg तो हमेशा नीचे लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, mg इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो भी इसको क्या चाहेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम कर रहे हैं तो एक आपका ये टॉर्क आया, अब दोनों क्या होना चाहिए, जो हीट लॉस है उसको क्या बैलेंस करेगा, एक इसके वजह से हीट लॉस आया और एक इसके वजह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, mg l/2 दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या आया, थीटा दैट इज ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या है, विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है, तो इस और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस और काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करेगा।